जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र के बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्नों को। इससे पहले हमने दोस्तों 8 वीडियो बना चुका है, पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आपका कंटिन्यूटी जो है क्वेश्चन का बना रहे। तो नवा वीडियो है, चलिए इसको शुरू करते हैं और दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हुए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, यानी कि देखिए दोस्तों, तो भूमंडलीय जो तापन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्वेश्चन ए है। ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। दूसरा में कह रहा है कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। तीसरा में कह रहा है कि समय से पूर्व आम में बोर आने लगा है। चौथा में कह रहा है कि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। और इन कूटों के माध्यम से बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो आइए कूट को देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कूट में कह रहा है, तो आपका अगर ध्यान में देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा था कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा जो पहला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं ऐसा कोई लिंकअप देखने को नहीं मिलता है। वहीं दूसरा में पॉइंट में कह रहा है कि हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है। तो ये बिल्कुल सही है कि हिमनदी जो होते हैं वो जो आपके बर्फ़ के बड़े बड़े टीले हैं, जो हिमनद हैं, वो क्या होना द्रवीभूत होने लगे, यानी कि वो पिघलने लगे हैं। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं कह रहा है कि समय से पूर्व आम में बोर आने लगे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। समय से पहले जो होता है गर्मी के चलते जो आम में बोरे जो होते हैं दाग आने लगते हैं, ये होने लगता है। इसके बाद देखिए तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव भी पड़ा है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर देखें तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जो हिम क्षेत्र जैसे हिमालय के एरिया है वो क्या होगा, धीरे धीरे दोस्तों पिघलने लगा, क्योंकि वो क्षेत्र देखें तो आप पूरे बर्फ़ के चादर से ढका हुआ है। वही चीज़ है। इसके अलावा और जो ऊंची चोटियाँ हैं, जो हिमनद है, जैसे कि आप महाद्वीप वगैरह भी पढ़ते हैं, वो भी देखते हैं कि कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जो आर्कटिक वगैरह जो हमेशा से बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मौसम में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और सागर तट के सीमावर्ती क्षेत्र तेज़ी से डूब रहे हैं। क्या होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यानी तापमान जब बढ़ेगा, उष्णता बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगी कि मौसम में भी परिवर्तन होता है। आपको पता होगा कि ऊंच दाब और नींद दाब कैसे बनता है, क्योंकि मौसम के चलते होता है, गर्मी के चलते होता है। तो इसके चलते इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि सागर तट के जितने भी सीमावर्ती जो क्षेत्र हो तेज़ी से डूब जाएंगे, यानी जितने भी सागर तल जो है वो ऊपर उठने लगेगा। उसके किनारे जो छोटे छोटे टापू हैं वो क्या होने लगेंगे, पानी की मात्रा बढ़ने से वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। इसके बाद देखें तो स्कैंडिया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश जो हैं अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। यानी छोटे छोटे जो टापू थे दोस्तों स्कैंडिया प्रायद्वीप के, वो धीरे धीरे इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है बर्फ़ पिघलने लगे। बर्फ़ पिघलने से जल स्तर बढ़ने लगा समुद्र का, और इसके चलते जो है छोटे छोटे टापू डूबने लगे हैं। समय से पूर्व आम में बोर आना एक वैश्विक तापन से ही संबंधित है। यानी ऊष्मा का तप्यता बढ़ने से देखें तो आम की जो फल होता है, आम का जो वृक्ष होता है, उसमें बोरे आने लगते हैं। तथा वैश्विक तापमान से स्वास्थ्य पर भी कुप्रभावित हो रहा है। यानी स्वास्थ्य भी देखें तो लोगों को प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ था बी में, वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौमिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, बी में कह रहा है कि अमेजन वर्षा वन, सी में कह रहा है टैगा, और डी में कह रहा है कि भारतीय मानसून। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भांकुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे प्रभावित होगा, वो हो जाएगा आपका आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर जो है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड आइस जो सीट है, वो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। यानी ग्लोबल वार्मिंग चलते सबसे पहले प्रभावित होने वाला ये क्षेत्र है। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापमान के कारण जो है बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। यानी इस क्षेत्र में देखिए दोस्तों, तो जैसे जैसे तापमान के चलते बर्फ पिघल रहा है, इससे क्या होता है पूरे क्षेत्र में पृथ्वी को ये प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि
वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान तथा पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर इसका संभावित असर क्या होगा। यानी कि एक अनुमान लगाया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से पहले बोला गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में देखो तो औद्योगिक जो युग स्टार्ट होता है उसमें कह रहा है कि विश्व तापमान में औद्योगिक स्तर से में ये कहा गया कि 3 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ गया तो विश्व पर इसका संभावित असर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को ढूंढना है, पुट के माध्यम से बताना है। अब ऑप्शन में कह रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवर्तक होगा। दूसरा में कह रहा है कि विस्तृत प्रवाल मर्त्या घटित होगी। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी। और चौथा में कह रही कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। इसके माध्यम से बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए में कहता है केवल ए, बी में कह रहा है कि केवल 1 और 2, और तीसरा में कहता है कि 2 3 4, और डी में कह रहा है कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आपका 2, यानी केवल आपका बी में दे रहा है कि 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि देखिए दोस्तों तो तापमान अगर 2 डिग्री से बढ़ के औद्योगिक स्तर के बाद 3 डिग्री हो जाता है तो उसमें कहा गया है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन की स्रोत की ओर प्रवर्तक हो जाएगा। और इसी में कह रहा है कि विस्तृत प्रवाल मर्ता घटित होगी, तो दोनों देखने के घटनाएं मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि IPCC यानी होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रकाशित बोल रहा है दोस्तों कि एसैंगिन की द वैलेंटरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम ए क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से बढ़ जाता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्या यानी होता कोरल मोरलिटी जो होते हैं वो घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों तो IPCC के रिपोर्ट के द्वारा यह प्रकाशित किया गया कि एसैंगन की ऑफ वैलेंटरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम ए क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार इस चीज़ को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि केवल चक्रवात की, बी में कह रहा है केवल तूफान की, सी में कह रहा है केवल बवंडर की, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी की। तो वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप अगर देखें दोस्तों तो आपका चक्रवात भी हो रहा है, तूफान भी बढ़ेगा और बवंडर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर का उपरोक्त जो है वो सभी हो जाएगा, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। यानी कि देखिए तो पृथ्वी पर अभी वर्तमान स्थिति है कि यह बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। IPCC के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, यानी जितने भी ग्लेशियर हैं, आइस जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, पिघलने की दर इसकी बढ़ती चली जा रही है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगा, अगर वो पिघलेगा तो पानी जो है पिघल के बर्फ़ जो है पानी बनेगा, वो पानी कहाँ जाएगा दोस्तों, लास्टली समुद्र में जाएगा। तो उससे क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी और सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली वृद्धि होगी, गर्मी के चलते सूखा, बाढ़, बारंबारता ये सब देखने को मिलता है। चक्रवात भी आएंगे, तूफान भी आएंगे और बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 0.6 डिग्री सेल्सियस, बी में कह रहा है दोस्तों 0.7 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है कि 0.8 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो बोल रहा है कि पिछली शताब्दी की पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, 0.8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर व्याख्या में देखें तो लिखा हुआ कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। यानी कि पिछली शताब्दी के अनुसार से देखें तो अभी वर्तमान की शताब्दी में 0.8 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप पल्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई भी महासागर है उसका पादप पल्लवक जो होते हैं यानी कि उसमें जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं पल्लवक होते हैं वो तो पूर्णतः रूप से अगर नष्ट हो जाए यानी ख़त्म हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में चलिए देखते हैं। कूट के माध्यम से आंसर देना है, लेकिन उससे पहले जो 1 2 3 में उसकी कूट के माध्यम जो बताया गया है उसको सुनिए। एक में कहता है दोस्तों कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा में कह रहा है कि महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा में कह रहा है कि महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल 1 और 2, बी में कह रहा है केवल 2 और सी में कह रहा है केवल 3 और डी में कह रहा है 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। यानी महासागरों में पादप पल्लवक अगर नष्ट हो जाते हैं तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी महासागरों में जो खाद्य श्रृंखला जो चलती है, जो पारिस्थितिकी होती है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उससे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कुछ जीवों जो है पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, किसी एक चीज़ का अधिकता हो जाएगी, किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। यानी कि जो संतुलन है पारिस्थितिकी की वो बिल्कुल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तीसरा में कोई प्रभाव नहीं, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो जल घनत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप पल्लव किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि पादप पल्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पादप पल्लवक यानी जो छोटे छोटे पौधे पेड़, मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु जिसे सर्वाइव करते हैं आपके समुद्र में, उनको नष्ट हो जाने से, जैसे मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पर घास नष्ट हो जाएगा तो जो कीड़े मकोड़े जितने हो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उससे कितनी हमारी नुकसान होगी, उसी टाइप आपके समुद्र में भी सोचिएगा। अतः अगर देखें तो इससे महासागरों के खाद्य श्रृंखला प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। ग्लोबीय ताप वृद्धि यानी कि होते भूमंडलीय तापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है, ए में कह रहा है कि ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के साथ समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा में कह रहा है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 1970 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा में कह रहा है कि यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल से बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो इसका ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका ए बिल्कुल सही है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के साथ समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो तीसरा भी सही कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपका जो है चौथा भी सही कि यह संभावना है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो आपका 1 3 और 4 बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 2070 तक समुद्र सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तो ये बिल्कुल गलत है। 1 मीटर तक इतना जल्दी वाटर जल नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो है आंसर जो है आपका 1 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि 2 जो है वो आपका गलत है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के अनुसार वर्ष 1990 और वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में देखें तो 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 प्रायद्वीपीय हिम टोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि
अस्वाभावी होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए तो जितने भी छोटे छोटे जो द्वीप हैं दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में 144 में से 142 पर्वतीय हिम टोपियाँ हैं वो पिघलने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इतना तापमान आपका बढ़ जा रहा है कि 100 ईस्वी तक बताया जा रहा है कि 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसी में कहा रहा दोस्तों कि आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 की ईस्वी के बीच में समुद्र सतह में देखें तो ये कह रहा है कि 0.33 से ले 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, न कि 1 मीटर का। यानी 1 मीटर जल स्तर का बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि समुद्र एक बहुत बड़े एरिया में है। उतने में अगर 1 मीटर जल स्तर बढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं ये आधी से ज़्यादा जो है पृथ्वी डूब जाएगी। तो इसी चलते देखिए तो एक अनुमान बताया गया है कि 1 मीटर नहीं बल्कि एक में देखिए तो 33% यानी 3.3 से लेकर के 4.5 मीटर की जो है वो बढ़ने की संभावना है। फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर जो है 0.115 मीटर यानी कि 6 इंच प्रति वर्ष है। इससे कहा है फिजी के डूबने की संकट आसान है। यानी अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष जो है फिजी के जो एरिया है वो दोस्तों 6 इंच जो है वो जल स्तर बढ़ जा रहा है। इससे कह रहा है कि जो 2044 तक अनुमान लगाया गया है कि फिजी डूब जाएगा, तो इसी चलते एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? और ऑप्शन में कह रहा दोस्तों पेरिस में, बी में कह रहा क्योटो में, सी में कह रहा बोन में और डी कह रहा कोलंबो में और ई कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। पेरिस कहाँ शहर है दोस्तों? फ्रांस की शहर पेरिस है, आप पढ़ते होंगे। चलिए देखते हैं, वर्ष 2015 में 21वीं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कटोविस में, जो पोलैंड में आयोजित हुआ था। जबकि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ था। तो ये जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप का जो प्रश्न होता है कि कोई भी चीज़ का सम्मेलन जो होता है किस शहर में हुआ था और कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो उसको आप करेंट से रिलेटेड करके जाएंगे कि 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ। जब 22 में देने जाएंगे एग्जाम तो 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ था और कौन सा सम्मेलन हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जाते हैं आप 21वां सम्मेलन देवे तो पूछेगा कि 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, उस समय पूछेगा कि 27वां जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो करेंट वाले को देख करके जाइएगा, इसमें करेंट से ही रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अगर पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 25वां सम्मेलन, बी में कह रहा है 23वां सम्मेलन और सी में कह रहा है 22वां सम्मेलन और डी में कह रहा है कि 21वां सम्मेलन। तो पेरिस में निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका, अगर देखें तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हुआ था 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। उसी क्वेश्चन को घुमा करके देखिए तो यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कह रहा है मीथेन और यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो कह रहा है कि ऑक्सीजन। तो इसमें से चुनना है कि कौन से जो है आपका जो है गैस जो है वो मीथेन गैस नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आगे बढ़ते हुए अगर तो आपको ऑक्सीजन जो पता होगा यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है गैस दोस्तों ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रीन हाउस यानी हरित गृह गैस वे हैं जो पृथ्वी की वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें से प्रमुख गैसों का नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसके बाद मीथेन गैस आता है, इसके बाद ओजोन आता है, O3 आता है तथा ये कहा गया कि उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न जो है पिछले वीडियो में बार बार रिपीट हो रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश उत्सर्जित करता है?
ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों चीन, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है रूस और डी में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो देश है आपका चीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। वर्तमान में 2019 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो चीन है और विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 29% है चीन जो है अकेले कार्बन को उत्सर्जन करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA का 16% यानी दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत जो है वो 7% के साथ तीसरे स्थान पर है तथा रूस 5वें स्थान पर रूस जो है वो 5% के साथ चौथे स्थान पर, व जापान जो है वो 4% के साथ 5वें स्थान पर है। तो अगर भारत की अगर पूछेगा कि कौन सा स्थान है तो भारत जो है वो पूरे देश का 7% कार्बन उत्सर्जन करता है और यह इस तरह से तीसरे स्थान पर, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और अगर चौथा रूस और पाँचवा जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। क्वेश्चन वही है। ऑप्शन में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में कह रहा है चीन, सी में कह रहा है भारत और डी में कह रहा है कि यूरोपीय संघ। तो बहुत आसान कि यहाँ पर हो जाए आपका सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का नाम आएगा आपका चीन। चीन के बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका भारत आएगा। तो इस तरह से नाम को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अफगानिस्तान, बी में कह रहा है बहरीन, सी में कह रहा है भूटान और डी में कह रहा है कि नेपाल। यानी कि कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है दोस्तों कि जो कार्बन उत्पादन करने में सबसे कम है, निचले पैमाने पर है। तो इसमें आपका देश आ जाएगा दोस्तों भूटान देश। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है, यानी कि सबसे कार्बन उत्पादन न करने वाला देशों के नाम में आता है आपका भूटान देश आता है। तो आपका देश का लगा हुआ पड़ोसी देश है, तो इस तरह इसको नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और याद रखिए कार्बन उत्सर्जन करने वाले में कौन आएगा आपका नाम, तो उसमें आएगा चीन और नहीं में यानी कार्बन नेगेटिव देश की सूची में आपका आएगा नाम भूटान का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा मत्स्य उद्योग, बी में कह रहा खनन उद्योग, सी में कह रहा निर्माण उद्योग और डी कह रहा है कि कृषि उद्योग। तो याद रखें कौन सी जो क्रिया है जलवायु पर से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा कृषि, यानी कृषि जो है जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, आपको ध्यान में होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए और क्लियर हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कैसे दोस्तों, तो तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी और मिट्टी में लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि देखिए तापमान बढ़ने से मिट्टी की जो है लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि उससे सारे जो हैं वो नमी हो जलवाष्प के रूप में धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं और मिट्टी के बाहरी परत में छन जाते हैं, जैसे लवणता जो है वो बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। तो इस तरह से देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर कृषि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन में कहता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जबकि कथन के बाद देखते हैं दोस्तों तो दूसरा को कारण बोला जाता है। तो इसमें कथन आर बोला गया है, यानी कारण ही इसको बोलते हैं। इसमें कहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। फिर से समझिए कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। इसके बाद कारण करें मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव जो है वो पड़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया गया दोस्तों कि कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर जो है इसका आपको पता होगा कथन कारण में कैसे कैसे दिया रहता है। तो इसका आंसर जो आपका ए सही हो जाएगा कि आ तथा ए दोनों सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही कारण बताया रहा है, यानी कि दोनों अगर देखें तो सही है। तो इस तरह से आपका आंसर ए पर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए क्लियरेशन और हो जाएगा।
व्याख्या में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा दोस्तों, आपके संसाधन जो है वो सीमित है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पर ध्यान देना, यानी कि भावी पीढ़ियों के लिए भी आपको सुरक्षित रखते हुए आगे के भविष्य के तय करते हुए वर्तमान के भविष्य के लिए उपयोग करना। तो जलवायु परिवर्तन के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि तथा नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति तथा प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक परिणाम उपलब्ध हैं, यानी कैसे परिणाम जो है देखने को मिल रहे हैं। जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक जो है वो सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन उत्पादकता दोनों पर गंभीर दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। यानी कि अनेक अध्ययन किया गया है जिसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के चलते हैं उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी में कहा गया है दोस्तों कि भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नकारा नहीं जा सकता है। यानी वर्तमान स्थिति के देखते हुए भविष्य की जो और जटिल स्थितियां पैदा हो सकती है, इसके लिए हम लोग अछूते नहीं रह सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बरंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होती है। यानी मौसम की जो चरम दशा है इसे है दोस्तों कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है और खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अगर देखें दोस्तों तो अनावश्यक जो खाद्य संग्रहक तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण से प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। और इसलिए है दोस्तों कि खाद्य जो श्रृंखला है उसमें सुरक्षा पैदा होगी तो लोगों में इसमें क्या होगा कि सघनता बढ़ेगी और सघनता से बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होगा कि हम पाना चाहें तो हम पाना चाहें। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी कि सामाजिक तनाव का जन्म होगा और ये सामाजिक तनाव बढ़ेगा ही। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन सही की व्याख्या भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी आयताकार कक्षीय मार्ग। बी में कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की तिर्यकता यानी होता झुकाव। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि विश्व अयन यानी पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। तीसरा में कह रहा है कि सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। यहाँ बताना है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसमें नहीं हो जाएगा दोस्तों कि सौर विकिरण ऊर्जा यानी सौर की किरणें की ऊर्जा जो है जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बल्कि अगर देखें तो ये भी सही है कि पृथ्वी की कक्षा का उत्केंद्रता यानी कि जलवायु परिवर्तन का कारण है कि अंडाकार कक्षीय मार्ग पर पृथ्वी है, इसके चलते इसका जलवायु परिवर्तन होती है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तीर्थता यानी घूर्णन अक्ष जो है उसका झुका होना भी जलवायु परिवर्तन के लिए खगोलीय सिद्धांत पर कार्य का है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो विश्व अयन यानी पृथ्वी के सूर्य में अपसौर और उपसौर की स्थिति भी एक जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, जबकि जो डी है वो नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मिलुटिन मिलानकोविच, नाम याद रखिएगा, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संभावित है। यानी जो पृथ्वी की जो है दोस्तों वो कक्षीय स्थिति से संभावित है और पृथ्वी की कक्षा की उपकेंद्रता और पृथ्वी की घूर्णन कक्ष की तीर्थता और विषय अयन इस सिद्धांत के अंग बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी पर धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यानी पृथ्वी की जो धुरी है दोस्तों इसकी अवस्था का बदलना जलवायु परिवर्तन के कारक है, या किसने बताया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने, बी में कह रहा है कि मिलुटिन मिलानकोविच ने, सी ऑप्शन में कह रहा है कि जॉर्ज सिप्सन ने और डी में कह रहा है कि DC चेम्बरलेन ने। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि मिलुटिन मिलानकोविच ने किया था, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुँचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए, यानी पृथ्वी पर जो है दोस्तों सौर विकिरण जो पहुँच रहे हो उसकी मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलना भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलवेदित थे, यानी एक देखिए तो खगोलवेदित पे वैज्ञानिक थे जिसने ये चीज़ों की व्याख्या की थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि आइस कोर, बी में कह रहा है कि जीवाश्मित पराग, सी में कह रहा है कि वृक्ष वलय वृद्धि और डी में कह रहा है इवेपोराइट निक्षेप। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आइस कोर ने, यानी कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोलॉजिक संकेत प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि आइस तत्व यानी आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। यानी कोई बर्फ का चादर है उसको छेद करके एक बेलनाकार नमूना प्राप्त किया जाता है, जिसे आइस कोर कहते हैं। आइस कोर जो होता है अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। यानी कि जो अतीत यानी जो प्राचीन काल में कैसी जलवायु थी उसी आइस के माध्यम से निकाल करके उसको जांच किया जाता है, उसी से अनुमान लगाया जाता है। तो इसके लिए ये देखें तो आइस कोर आपके उपयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है कि समोच्च बांध, बी में कह रहा है कि अनुपद सस्यन, सी में कह रहा है कि शून्य जुताई। अगला है दोस्तों कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा के कार्बन प्रच्छादन या संग्रहक में सहायक है। अब कूट के माध्यम से इसको सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर में कह रहा है दोस्तों कि आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, बी में कह रहा है कि केवल 3 सही है और सी में कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से बताना है कि मृदा कार्बन प्रच्छदन संग्रहक में सहायक है। उसमें समोच्च बांध भी होता है, अनुपद सस्यन भी होता है और शून्य जुताई भी होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों आपका सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3। यहाँ पर अगर देखिए व्याख्या में कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी यानी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे अगर 6-7 क्लास की 8 क्लास की बुक, उसमें देखें तो पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको। इस सब जुताई के बारे में बेकायदे चित्र बना के दिया हुआ है कि कैसी जुताई, जिसको सम्मक जुताई कहेंगे, शून्य जुताई किसे कहेंगे, उसे जलवायु के जो पानी होती है सिंचाई के साधन को कैसे संग्रहित करेंगे, मिट्टी के पोषक तत्व को कैसे संग्रहित करेंगे, सारा चीज़ बताया गया है। तो कभी कभी एनसीईआरटी बुक को भी आप लोग पढ़ा कीजिए। यहाँ पर देखिए तो बोलता है कि पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन और संग्रहण में जो है ये सहायक होती हैं। तो याद रखिएगा कि समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई जो पद्धति है वो कार्बन के प्रच्छादन और संग्रहण में जो होता है वो सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवदत भवी उत्सर्जनों के कारण आसान भूमंडलीय तापन की न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। ऑप्शन फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवदित भूमि उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों तो आपको इसमें जो है आपको बताना है कि 1, 2 और 3 कथन को पढ़ करके कूट के माध्यम से उत्तर को चुनना है। ए में कह रहा है दोस्तों कि परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, बी में कह रहा है कि निशेल तेल एवं गैस भंडार, तीसरा में कह रहा है कि भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह, और इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसके माध्यम से आपको कूट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवदित उत्सवों के कारण में आसान भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छेदन हेतु सभी कथन देखें तो सत्य हो जाएंगे कि परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयले सांभर से, निक्षेप तेल एवं गैस भंडार से, और हो जाएगा भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह से। इस तरह से आप अगर देखें तो 1, 2 और 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका राइट होगा। व्याख्या देखिए क्या कहता है। व्याख्या में कह रहा है कि कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधा या भूगर्भीय संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रह से होता है। यानी कि अगर देखिए तो कार्बन प्रच्छादन से तात्पर्य है कार्बन का जो पौधा होता है यानी पौधों से, और उसके बाद भूगर्भिक संरचना भूमि के अंदर जो गर्भिक संरचनाएं होती है, इसके अलावा समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। यानी समुद्र में अगर देखें तो कोई चीज़ दीर्घकालीन लंबे समय तक कोई चीज़ संग्रहित हो गया है तो इससे भी कार्बन प्रच्छेदन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवर्धित उत्सर्जों के कारण देखें तो आसान भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु
व्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला से संस्था और निशेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। यानी कार्बन जो है दोस्तों प्रच्छादन, इसमें देखिए तो क्या क्या हो जाए, गैर लाभकारी कोयला संस्था से भी प्राप्त हो सकता है, और इसके बाद निषेध तेल यानी तेल के जो भंडार होते हैं दोस्तों वहाँ से भी हो सकता है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, निषेध किया जाता है, और भूमिगत गंभीर लवणीय सेल उससे भी हो सकता है, जो संभावित स्थान हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहीं कहीं प्रश्न जो है बहुत टफ आएगा, बहुत टूटपटांग आएगा, तो उसको हड़बड़ाइएगा मत, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाइएगा। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में फिर से वही प्रश्न रिपीट हो और आपसे क्वेश्चन ना बने। और हम बार बार कहते हैं कि एग्जाम कोई भी आप देने जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसकी आपको आंसर नहीं पता होता है और उसको बना भी नहीं सकते, तो उस क्वेश्चन में आपको उलझना भी नहीं है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, उसको स्किप कीजिए और क्वेश्चन को आगे बनाइए। बाद में उसको जब टाइम बचता है तो उसमें समय दीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। दूसरा में कह रहा है ये विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा में कह रहा है ये विश्व के 48% हरित गृह गैसों को निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। चौथा में कह रहा है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन देना चाहते हैं। नीचे दिए कूट के सही उत्तर से इनको चुनिए। चलिए अब कूट को देखिए, पढ़ लिए दोस्तों कि 45% विश्व जनसंख्या का, विश्व का 48% ऊर्जा का उपयोग, और तीसरा में विश्व का 48% हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है, और चौथा में क्योटो प्रोटोकॉल समर्थन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों ऑप्शन में अगर देखें तो ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही होगा। दूसरा में कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है कि 2, 3 और 4 सही होगा, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो 2, 3, 4 को एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये कहता है कि ये विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के बारे में। इसके बाद कहता है विश्व के 48% हरित गृह गैसों का निस्तारण के लिए उत्तरदायी भी है, यानी जितने भी विश्व में हरित गृह गैस निकलते हैं उसमें 48% योगदान इन्हीं लोग का होता है। इसके अलावा कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। चलिए व्याख्या को देखिए। व्याख्या में कह रहा है कि एशिया पैसिफिक संघ यानी एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है, जबकि यहाँ पर दिया था 45%। तो इस तरह से ये जो है आपका गलती हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि यह देश विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग का 48% का योगदान करते हैं, यानी जितने भी ऊर्जा उपयोग होते हैं उसमें 48% इनका हाथ होता है। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी हरित गृह गैस निकलते हैं उसमें इनका 48% से अधिक का योगदान है। एपेक जो देश है वो क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 10 से 12 प्रश्नों को देखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मार्च 21, 1994 को। विषय दूसरा में ऑप्शन कह रहा है दोस्तों बी ऑप्शन में 21 मई 1995 को, और सी कह रहा है कि 21 जून 1996 को, और डी कह रहा है कि 21 जून 1999 को। तो 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता जो हुआ था ये हुआ था 21 मार्च 1994 को हुआ था। यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा। व्याख्या के देखिए। व्याख्या में कह रहा है कि 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। वर्तमान में देखिए दोस्तों तो वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों के द्वारा अभिपुष्टि यानी होता है सर्टिस्फाइड हो चुका है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। यानी कि देखिए दोस्तों तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक प्रयास है जिसमें और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसमें अग्रणी कार्रवाई भी किया जा रहा है, जैसे कैसे इसे रोका जा सके।
चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा समझिए, इसलिए पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी बैठक में हुई समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यानी 2015 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ यूएनएफसीसी, जो आपको पता होगा सम्मेलन। इस बैठक में क्या चीज़ निर्णय लिया गया, उसमें कौन सा कथन सही है, इसको समझिए। ऐसे एक करेंट से रिलेटेड प्रश्न है, फिर भी आप जानिए। इसमें कहा गया दोस्तों कि इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। दूसरा में कह रहा है, यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। तीसरा में कहा गया दोस्तों कि इसमें निर्णय लिया गया कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि केवल ए और 3 सही है, बी में कह रहा है केवल 2 सही है, और सी में कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था दोस्तों कि यह समझौता में कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा उद्योग पूर्व स्तर यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। यानी कि इसका आंसर बी आपका राइट हो जाए, यानी केवल बी जो होगा वो सही होगा। आइए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी के बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए और यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य यह है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 2 डिग्री सेल्सियस या यदि अधिक हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए, अतः केवल 2 आपका सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। यानी कि कथन तीनों का गलत हो जाएगा। यह समझौता हुआ था 4 नवंबर 2017 और 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया, अतः कथन एक भी गलत है। यानी एक कथन में कहा गया दोस्तों कि 2017 से लागू होगा, लेकिन ये 2016 से ही लागू है। तो इस तरह से 1 और 3 कथन गलत था और 2 कथन सही था। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP21 आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था ये पूछ रहा है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मास्को में हुआ था, बी में कह रहा है पेरिस में हुआ था, बी में कह रहा है बर्लिन में, और डी कह रहा है टोक्यो में हुआ था। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता COP21 हुआ था, वो हुआ था आपका पेरिस में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सम्मेलन यहाँ पर होते रहता है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। गौरतलब यह है कि दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखना है कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संगठन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संगठन है। अब चलिए
आपका ऑप्शन को सुनिए। ऑप्शन में कह रहा है कि स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। बी में कहा रहता है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। सी में कहा था जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। डी कह रहा है कि संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी यूएन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन कोपेनहेगन 2009 में किया गया। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसका अगर देखें तो सही आपका बी हो जाएगा कि यूएनएफसीसी के बारे में कहा कि रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। तो इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। तो इस तरह से आपका ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा, बी में कह रहा है यूएनईपी सचिवालय के द्वारा, सी में कह रहा है यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा और डी में कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा कि यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यानी यूएनएफसीसी सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता यानी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की और जो है संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाई जाएगी। यानी कि जो है दोस्तों का आप जो जलवायु तटस्थता से संबंधित क्या क्या परिणाम कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, कंपनियों और सरकारी के प्रयासों से दर्शाई, इनको कोशिश किया जाएगा, इनको नाम को दर्शाया जाएगा। तो याद रखा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये जो पहल शुरू की गई है आपका ये किया गया यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जलवायु ईंधन के उपयोग में कमी, बी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, डी कह रहा है कि यूरेनियम उत्पादन में कमी और डी में कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं तथा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है वो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन ही आती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में अगर किसी का नाम आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अंतर्गत ही इसको रखा गया है, इसी का नाम आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी GCF के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, बी में कह रहा है कि यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा, सी में कह रहा है कि विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और डी कह रहा है कि यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें कह रहा है कि हरित जलवायु कोष यानी GCF के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं में आ जाएगा आपका ये जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। बाकी अगर देखें दोस्तों तो कथन जो है वो सही है कि यह विकासशील देशों में
कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। और विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, यानी विकासशील देश क्या करेंगे, कार्यक्रमों नीतियों का समर्थन करेगा, और जो विकसित देश हैं वो कोष प्रदान करेंगे, धनराशि देंगे। और चौथा में कह रहा है दोस्तों कि यह कोष जो है वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2010 COP16 यानी कानकुन जिसको बोला जाता है, मेक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया था, सम्मेलन को बुलाया गया था। कानकुन सम्मेलन में यह हरित जलवायु कोष यानी GCF का प्रावधान किया गया। इसके तहत देखें तो विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे, यानी जो विकसित देश हैं, जैसे आपका विकसित अमेरिका वगैरह जो देश हैं वो विकसित देश के नाम में आते हैं, इंग्लैंड वगैरह, तो ये जो है उसमें देखें तो $100 बिलियन इन लोग मुहैया कराएंगे, ताकि जो है विकासशील राष्ट्र जो है, जैसे कि भारत पाकिस्तान वगैरह विकासशील राष्ट्र में नाम आता है, तो ये जो विकासशील राष्ट्र है वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके, तो इसके लिए इनको पैसा विकासशील देश के द्वारा $100 बिलियन मुहैया कराया जाएगा। इस चीज़ का प्रावधान इसमें किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए यहाँ पर कथन 2 दिया गया है। कथन में कहता है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा में कह रहा है कि इसे UNEP और OECD एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो अब बताना है कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, यानी हरित जलवायु निधि के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें कह रहा है कि आपका ऑप्शन में कि केवल 1 सही है, बी में कह रहा है केवल 2 सही है, 3 में कह रहा है यानी सी ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और डी कह रहा है कि न तो 1 और नहीं 2 सही है। तो यहाँ पर देखिए तो हरित जलवायु निधि से संबंधित देखें तो ऑप्शन केवल 1 सही है। ऑप्शन ए में कहा गया दोस्तों कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने की आशय से बनाई हुई है, यानी कि इनकी सहायता देने के लिए इस फंड को बनाया गया है। इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या में कह रहा है कि हरित जलवायु निधि यानी UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है, यानी कि एक धनराशि कोष है, तथा इसकी स्थापना जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों की अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष जो है दोस्तों GCF बोर्ड द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये भी पूछा जाएगा किस बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो GCF बोर्ड के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी पृथ्वी काल के संदर्भ में जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए कूट के सहायता से बनाना है। कह रहा है कि यह UNEP तथा UNESCO का उपकरण है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह आंदोलन है, यानी कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन तथा 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाले आंदोलन है। अब कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, पृथ्वी काल के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन में कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही है, बी में कह रहा है केवल 2 सही है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है, और यहाँ पर देखिए डी में कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, पृथ्वी काल के बारे में यहाँ पर हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है, यानी पृथ्वी काल में यह कहा गया दोस्तों कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष जो होता है एक निश्चित दिन और 1 घंटे के लिए, एक निश्चित दिन में कितने घंटे के लिए दोस्तों, 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर देता है। इसमें यह भी है कि यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता लाने वाला एक आंदोलन है। 1 घंटा से बिजली बंद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों को जागरूकता जरूर होगी। कैसे करने से क्या होगी, हमारे जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में सजगता पैदा होगी। तो इस तरह से देखें तो 2 और 3 जो आपका सही है। इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
याद रहे वो WWF जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इसमें कहा गया कि विश्व भर में प्रतिभागी जितने भी देश होंगे वो प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को, किस दिन दोस्तों, तो मार्च जो महीना होगी उसके अंतिम जो शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 बजे रात्रि से यानी PM से 9:30 बजे रात्रि तक यानी 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में पृथ्वी काल जो है 30 मार्च को मनाया गया तथा वर्ष 2020 में पृथ्वी काल जो है वो 28 मार्च को मनाया गया। यानी कि जिस दिन आप देखेंगे दोस्तों कि मार्च के लास्ट शनिवार पड़ेगा उसी दिन इस काल को मनाया जाता है, जिसमें 1 घंटे के लिए बिजली को काट दिया जाता है। कब से कब तक, 8:30 से 9:30 बजे तक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों पेरिस में, बी में कह रहा है जनेवा में, सी में कह रहा है कि दोहा में और डी कह रहा है कि न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम जो सम्मेलन 2019 में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा था कि 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन जो यानी UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन जो होता है न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। न्यूयॉर्क शहर के संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम बार बार कह रहे दोस्तों कि कोई भी सम्मेलन जो होता है वो करंट से रिलेटेड होता है और करंट से ही रिलेटेड इसको पढ़ के जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि सिल्वर लवण, बी में कह रहा है कि लोह चूर्ण, सी में कह रहा है समुद्र जल और डी में कह रहा है कि जिप्सम। तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अभिनियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के जो ऊपरी चोटी है उसमें चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने पर रोक लगाने हेतु एक सुझाव दिया है। इसके लिए अगर देखिए दोस्तों तो इन्होंने समुद्री जल का छिड़काव किया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण पर छिड़काया जाता है। किसके चीज़ छिड़का जाता है, तो समुद्री जल को छिड़का जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्र जल के बूंदों का छिड़काव करके चमकीले बादल उत्पन्न किए हैं, यानी समुद्री जल को छिड़क करके और जो है चमकीले बादल उत्पन्न किए हैं, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये था दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। और पर्यावरण हम सोचते थे छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी लंबा है, क्वेश्चन इसमें देखें तो बहुत सारा आया हुआ है। लेकिन घबराइए मत, पढ़ते रहिए आराम आराम से। पढ़ाई का यही चीज़ है कि आपकी कंटिन्यूटी रहे। पढ़ाई जो होती है दोस्तों साल भर 2 साल के बाद ही आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। अब हड़बड़ा के अगर सोचेंगे कि 4 महीना में कर लेते, पॉसिबल नहीं है। हड़बड़ाइएगा, जो सबका ख़त्म हो जाएगा, 4 महीना पढ़िएगा, फिर 5वें महीना ठंडा जाइएगा, बोरा बिस्तरिया बन करके रख लीजिएगा। इसलिए पढ़ाई का नियम है धीरे धीरे पढ़ते चलिए, गति में रहिए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।